हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा मैथ्स एकेडमी में। हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट की है। प्रीवियस लेक्चर में हमने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो देखते हैं क्या होते हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। फंक्शन लेट डी बी ए सबसेट ऑफ सी, then we define a function f from d to c and we write w बराबर एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। क्या किया हमने कि d एक सबसेट है c का और हमने एक फंक्शन डिफाइन किया f फ्रॉम d टू c और उसको हम लिखते हैं w बराबर एफ जेड। और इस एफ जेड में z बराबर x प्लस आयोटा वाई पुट करते ही वो इस फॉर्मेट में बन जाता है यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। जैसे हम समझे एक फंक्शन हमने डिफाइन किया फ्रॉम सी टू सी, एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर। अगर मैं z बराबर x प्लस आयोटा वाई इसके अंदर पुट कर दूं तो ये बढ़ जाएगा मेरा x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर और इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। तो हमारा यू एक्स वाई तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वी एक्स वाई क्या हो गया 2xy। तो ऐसे ही किसी फंक्शन में z बराबर x प्लस आयोटा वाई पुट करेंगे तो फंक्शन किस फॉर्मेट में बढ़ जाएगा यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। ठीक है, इसके बाद देखें a complex function is a correspondence between two copies of complex plane। इस चीज को देखो हम समझते हैं। जैसे मैं रियल फंक्शन की अगर मैं बात करूं, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। ठीक है, अब मैं रियल फंक्शन की बात करता हूं तो रियल फंक्शन में जो भी मैं इनपुट लिखता हूं उसको इनपुट को मैं कहां रिप्रेजेंट करता हूं एक्स एक्सिस पे, और जो भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आता है उसको मैं कहां पुट करता हूं वाई एक्स में, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग मैं क्या बनाता हूं ऑर्डर्ड पेयर x1 y1। जैसे मेरे पास फंक्शन था y बराबर एफ एक्स, कोई रियल फंक्शन था x1 पर इस फंक्शन की वैल्यू है y1 तो ये पॉइंट मिल गया x1 y1। फिर मैंने क्या किया इसमें x2 पुट किया तो x2 के कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मिल गया मेरे को y2, तो ये पॉइंट हो गया मेरा x2 y2। और ऐसे पॉइंट्स बना के इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करके क्या कर सकता था फंक्शन का ग्राफ बना सकता था। लेकिन जब मैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करता हूं w बराबर एफ जेड, तो z को अगर मैं देखूं तो z क्या है x प्लस आयोटा y और इसको मैं क्या लिखता हूं x कॉमा y। कहने का मतलब ये वो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x कॉमा y। तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको पूरा एक प्लेन चाहिए, जबकि रियल जो हमारे फंक्शंस थे उनमें क्या कर रहे थे इस एक्सिस पे हम इनपुट को डिनोट कर रहे थे और इस पे हम हमारा जो आउटपुट आ रहा था उसको हम डिनोट कर रहे थे। उनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर पेयर हमने डिफाइन किए, उनको मिलाया और हमको फंक्शन का ग्राफ मिल गया। लेकिन यहाँ क्या होगा जब भी हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करें w बराबर एफ जेड, तो z क्या होता है x प्लस आयोटा वाई, इसको मैं लिखूंगा ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा वाई। तो इनपुट को दिखाने के लिए हमको पूरा क्या चाहिए पूरा का पूरा एक प्लेन चाहिए, और फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा उसको दिखाने के लिए एक दूसरा प्लेन चाहिए। तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि a complex function is a correspondence between two copies of complex plane। और जिस प्लेन पर हम इनपुट को डिनोट करेंगे उसको हम कहते हैं z प्लेन। इसका एक नाम और है xy प्लेन। और जिस प्लेन पर हम आउटपुट को डिनोट करेंगे उसको हम कहते हैं w प्लेन और इसका एक नाम और है uv प्लेन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो कॉरस्पॉन्डेंस है बिटवीन टू कॉपीज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन। और एक चीज और समझो आप, जैसे हम रियल वैल्यूड फंक्शन की या रियल फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो उनका क्या करते हैं हम, जैसे x1 इनपुट था y1 मेरा आउटपुट, तो ये पॉइंट बनाया मैंने x1 y1, यहाँ पे एक पॉइंट है x2 उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट मिला y2, मैंने ऑर्डर्ड पेयर बना दिया x2 y2। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके मैंने इस फंक्शन का ग्राफ बना दिया। लेकिन यहाँ क्या होगा कि इनपुट को हम एक प्लेन पे दिखाएंगे, आउटपुट को दूसरे प्लेन पे दिखाएंगे। कहने का मतलब जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उनके ग्राफ की हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि
आउटपुट को दिखाने के लिए और इनपुट को दिखाने के लिए हमको अलग अलग प्लेन की आवश्यकता पड़ेगी। जबकि यहां क्या कर रहे थे, हम जब रियल फंक्शन की बात कर रहे थे तो एक ही प्लेन पर हमने क्या कर दिया, यहां तो इनपुट को डिनोट कर दिया, यहां आउटपुट को डिनोट कर दिया, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट हमने ढूंढे और उनको मिला के फंक्शन का ग्राफ बना दिया। लेकिन कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, उनके ग्राफ की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि उनके ग्राफ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, इसके बाद देखें, इफ f be a function from D to C where D is subset of C such that W बराबर fz और z की जगह मैंने x प्लस आयोटा y पुट किया तो ये बन गया uxy प्लस आयोटा vxy। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक सेट डिफाइन कर रहा हूं S, और इसमें क्या है, मान लो x प्लस आयोटा y D के अंदर आ रहा है तो ऑर्डर्ड पेयर x, y S के अंदर आएगा। कहने का मतलब D के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर्ड पेयर्स बने उसके सेट को मैंने S कह दिया। तो क्लियरली जो ये uxy है और vxy है दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे, उनका डोमेन होगा S। कहने का मतलब uxy और vxy दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है और किस पर डिफाइंड होंगे, S पर डिफाइंड होंगे। आगे, हियर uxy इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ फंक्शन f एंड vxy इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ f। जैसे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम लिखते हैं x प्लस आयोटा y और x को हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z, y को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, वैसे ही फंक्शन fz को हम लिखेंगे uxy प्लस आयोटा vxy। तो ये जो uxy है ये है रियल पार्ट ऑफ फंक्शन f और जो vxy है वो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ f। ठीक है, इसके बाद देखें, जैसे हम इस फंक्शन की बात करें, एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हम इस फंक्शन की बात करें fz बराबर जेड स्क्वायर, अभी मैंने पीछे भी बात की थी, दोबारा देख लेते हैं। तो z की जगह मैं पुट करूंगा x प्लस आयोटा y, तो ये बढ़ गया x प्लस आयोटा y का स्क्वायर, और इस स्क्वायर को मैंने खोला तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। तो यहां पे मेरा uxy क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसी को मैं कहता हूं रियल पार्ट ऑफ फंक्शन f। और vxy हमारे पास बन गया 2xy, इसी को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ f, इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन f। ठीक है, आगे देखते हैं, वी कैन क्लासीफाई फंक्शंस इन 3 लिस्ट्स। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उनकी हम 3 लिस्ट बना रहे हैं, और ये लिस्ट वाइज आपको पता होना चाहिए कि कौन से फंक्शन किस लिस्ट में है, ये हमारी आगे बहुत हेल्प करेंगे। तो इनको देखते हैं। पहली हमारी लिस्ट है लिस्ट ए, इसके अंदर कुल 8 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है e की पावर z, बोले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दूसरा फंक्शन है साइन ऑफ z, तीसरा फंक्शन है कॉस ऑफ z, चौथा फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल इन z। ठीक है, और पांचवा फंक्शन है ए एफ आई जेड प्लस बी एफ जे जेड, और आई और जे 1 से लेके 4 तक मैं ले रहा हूं। कहने का मतलब ये जो फंक्शंस हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो फंक्शन बनेंगे, जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया एफ ऑफ जेड, मैंने ऐसे बनाया 2 साइन ऑफ जेड प्लस 4 ई की पावर जेड। ये मेरा कौन से नंबर का फंक्शन हो गया, 5वें नंबर का। देखो ए की जगह मैंने कांस्टेंट 2 लिया, और एफ आई जेड इसकी जगह मैंने ले लिया साइन ऑफ जेड, 4 मैंने बी की जगह ले लिया, और ई की पावर जेड की जगह मैंने पहला फंक्शन ले लिया। तो इस प्रकार के जो लीनियर कॉम्बिनेशन से जो फंक्शन बनेंगे वो कौन से नंबर पे आएंगे, हमारे 5वें नंबर पे हैं। छठा फंक्शन है इन्हीं फंक्शंस के 1 से लेके 5 तक उनको आपस में मल्टीप्लाई करके अगर मैं कोई नया फंक्शन बनाऊं तो वो मेरा 6ठे नंबर का हो जाएगा। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया e की पावर z इंटू कॉस ऑफ z। ठीक है, ये फंक्शन मैंने ये ले लिया और कॉस ऑफ z की जगह मैंने ये ले लिया। तो इस प्रकार के जो फंक्शन डिफाइंड होंगे जहां i और j 1 से लेके मैं 5 तक ले रहा हूं, वो भी कहां आएंगे, इस लिस्ट ए के अंदर आएंगे। फिर मैंने 7वें नंबर का फंक्शन डिफाइन किया एफ आई जेड अपॉन e की पावर एफ जे जेड, और i और j 1 से लेके मैं कहां तक ले रहा हूं, 6 तक। तो इस प्रकार के जो फंक्शंस बनेंगे वो भी हमारी लिस्ट ए के अंदर आएंगे। जैसे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया साइन जेड अपॉन e की पावर जेड स्क्वायर, तो देखो e और जेड स्क्वायर हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, और साइन ऑफ जेड हमारे इसके अंदर आ ही रहा है। तो इस प्रकार के जो फंक्शंस डिफाइंड होंगे वो भी हमारी लिस्ट ए के अंदर आएंगे। 8वें नंबर का फंक्शन है
1 से लेके जो 7 तक के फंक्शन है उनके कंपोजिशन से कोई नया फंक्शन बनेगा, वो भी किसके अंदर आएगा, लिस्ट ए के अंदर। जैसे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया एफ साइन ऑफ ई की पावर जेड, तो ये हमारी इसी लिस्ट के अंदर आएगा। जैसे एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया साइन ऑफ कॉस ऑफ जेड, वो भी हमारी लिस्ट ए के अंदर आएगा। तो इस टाइप के जितने भी फंक्शंस हैं वो हमारी लिस्ट ए के अंदर आएंगे। इसके बाद देखें लिस्ट बी में फंक्शन एच जेड, और ये कैसे डिफाइंड है, एफ आई जेड अपॉन एफ जे जेड, और एफ आई और एफ जे दोनों कहां से लिए हमने फंक्शन, लिस्ट ए से लिए हैं, है ना। तो जैसे मैं फंक्शन बना रहा हूं एच जेड बराबर tan ऑफ जेड, तो इस फंक्शन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये है साइन जेड अपॉन कॉस ऑफ जेड, और ये दोनों फंक्शन मैंने कहां से लिए हैं, लिस्ट ए से लिए हैं। तो इस प्रकार के जो फंक्शंस डिफाइन होंगे वो कहां आएंगे, लिस्ट बी में आएंगे। और लिस्ट बी के जो फंक्शंस हैं उनके डोमेन की अगर बात करें, तो डोमेन की बात करें या कहें डोमेन ऑफ डेफिनेशन, ये फंक्शन कहां कहां डिफाइंड होगा, ये फंक्शन वहां डिफाइंड होगा जहां डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। तो इसका जो डोमेन होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर से वो सारे नंबर घटा देंगे जिनके लिए डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डोमेन अगर निकालो, जैसे सपोज करो ये फंक्शन है मेरा एच जेड बराबर tan जेड, इसको मैं लिख सकता हूं साइन जेड अपन कॉस ऑफ जेड। अगर इस फंक्शन के मैं डोमेन की बात करूं तो मैं क्या करूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर से वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर घटा दूंगा जिनके लिए कॉस ऑफ जेड इक्वल टू जीरो, और कॉस ऑफ जेड ये कब जीरो होता है, कॉस ऑफ 2n+1 पाई बाई 2, कहने का मतलब जेड की वैल्यू क्या हो गई, 2n+1 पाई बाई 2, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो इस फंक्शन का हमारे पास डोमेन हो गया, इस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर से ये नंबर घटा दो 2n+1 पाई बाई 2 सच दैट n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इस प्रकार इन फंक्शंस का डोमेन या कहें डोमेन ऑफ डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद देखें लिस्ट सी, तो लिस्ट सी में जो फंक्शंस होंगे वो इस प्रकार के होंगे, के जेड बराबर एफ ऑफ एच जेड, और एच जेड की बात करें तो ये लिस्ट बी में होगा और एफ अपनी लिस्ट ए में होगा। इस फंक्शन को चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एफ आई जेड अपॉन एफ जे जेड, क्योंकि लिस्ट बी के जो फंक्शन है उनको मैं इसी फॉर्मेट में लिखता हूं, तो इस फंक्शन को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं। अगर मैं बात करूं यहां पे तो एफ आई एफ जे तीनों कहां आ जाएंगे, फिर लिस्ट ए में आ जाएंगे। तो इस प्रकार के जो फंक्शंस डिफाइन होंगे वो किसके अंदर आएंगे, लिस्ट सी के अंदर आएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक फंक्शन ले रहा हूं ई की पावर 10 जेड, देखो ये मेरा फंक्शन कहां है, लिस्ट ए के अंदर, और ये फंक्शन मेरे कहां आ रहा है, लिस्ट बी के अंदर। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको ई साइन जेड अपॉन कॉस ऑफ जेड, तो ये फंक्शन मेरा लिस्ट ए के अंदर, ये फंक्शन लिस्ट ए के अंदर, और ये फंक्शन लिस्ट ए के अंदर। तो इस प्रकार के जो फंक्शंस होंगे उनको हम कहते हैं वो हमारे लिस्ट सी में आएंगे। तो आपको पता होने चाहिए कि कौन से फंक्शन कौन सी लिस्ट में आ रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको काफी हेल्प करेंगे आगे। इसके बाद देखते हैं बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, कि कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का बिहेवियर कैसा होता है। इसको हम एक एग्जांपल से हम समझ रहे हैं एफ जेड बराबर 1/z, और इसके डोमेन की बात करें तो z यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। अब इस फंक्शन का हम बिहेवियर देख रहे हैं। बिहेवियर देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस फंक्शन के अंदर एक पॉइंट की मैपिंग क्या बनेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने पहले ही पढ़ा था कि जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है इज ए कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू कॉपीज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, और एक प्लेन पर हम इनपुट को डिनोट करेंगे और दूसरे प्लेन पर हम आउटपुट को डिनोट करेंगे, ठीक है। जिस प्लेन पर हम इनपुट को डिनोट करते हैं उसको हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन या कहें जेड प्लेन। तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहां अगर इनपुट की बात करूं तो इनपुट को मैं कैसे डिनोट करूंगा, अगर 1 प्लस आयोटा की बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 1,1। तो एक्स एक्सिस पे 1 चला, वाई एक्सिस पे 1 चला, तो ये पॉइंट हो गया मेरा 1,1 या कहूं 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब मैं फंक्शन एफ जेड की बात करता हूं तो इसके आउटपुट को मैं कहां
रिप्रेजेंट करूंगा यू वी प्लेन पे या कहें डब्ल्यू प्लेन पे। ये मेरा यू है, ये मेरा वी है। तो अगर मैं एफ जेड की बात करूं तो एफ जेड मेरे पास है 1/z। 1/z को मैं लिख सकता हूं 1/x प्लस आयोटा वाई। फिर इसको मैंने क्या किया, इसकी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जो एफ जेड है वो हमारे पास बन गया x अपॉन, नीचे देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये करेंगे तो ये बढ़ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फंक्शन हमारे पास किस प्रकार आ गया, u प्लस आयोटा v के रूप में। यहां की बात करें तो यहां पे हमारे पास जो u है वो क्या है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर मैं v की बात करूं, वी एक्स वाई की, तो वो है हमारे पास माइनस के y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम इस फंक्शन की जो इमेज बनेगी या कहें जो आउटपुट बनेगा उसकी बात करें तो हमारे पास देखो हमको क्या करना पड़ेगा, u भी निकालना पड़ेगा। तो u की बात करें तो u हमारे पास देखो क्या है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x क्या है, रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर। तो रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x क्या है, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट का स्क्वायर 1, y है इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट भी 1, उसका स्क्वायर कितना हो गया 1, ये हो गया हमारे पास 1/2। तो u एक्सिस पे मैं कितना चला 1/2। फिर मैं v की बात करूं तो v y की जगह कितना रखूंगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस फंक्शन, बोले तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस पॉइंट है ना, माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बोले तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोले तो इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये बढ़ गया माइनस के 1/2। तो मेरे पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट बना वो क्या बन गया 1/2 कॉमा माइनस 1/2। इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 माइनस के आयोटा 1/2। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट की मैपिंग हमको कहां मिली, 1/2 से, सॉरी 1/2 माइनस 1/2। ये पॉइंट है हमारा देखो पॉजिटिव या कहीं पहले क्वाड्रेंट में है, जबकि इसकी इमेज कहां बन रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहला ये पॉइंट अगर पहले क्वाड्रेंट में है तो इसकी इमेज भी पहले क्वाड्रेंट में बने, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो हमने देखा इस पॉइंट की जो इमेज है वो कहां बन गई, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और देखिए आगे देखते हैं मैपिंग ऑफ ए कर्व। अब वही फंक्शन है हमारे पास एफ जेड बराबर है 1/z, और इसको हमने लिख दिया था x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि ये कर्व किस प्रकार मैप होता है। तो फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, u प्लस आयोटा v। तो यहां से हमारे पास u की वैल्यू क्या हो गई, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v की बात करें तो v इज माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मेरे को देखो इस कर्व की इमेज चाहिए, ये कर्व किसमें है, एक्स वाई प्लेन में, और मेरे को चाहिए कर्व यूवी प्लेन में। तो यहां x और y के बीच में एक रिलेशन है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक कर्व को इन एक्स वाई प्लेन में। अब मेरे को यूवी प्लेन में इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज चाहिए, तो मेरे को एक रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा बिटवीन u एंड v। और वो रिलेशन मैं कैसे डिफाइन करूंगा, एक तो इस कर्व की हेल्प से, बाकी इस फंक्शन की हेल्प से। देखो कैसे करते हैं, यहां मैंने u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर किया, तो ये बढ़ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर मेरे पास हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो मैंने यहां से यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, वो आ गई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से देखो यहां से अगर मैं देखूं यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यू इज इक्वल टू
एक्स और 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, उसको मैं लिख सकता हूं u² प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई u/u² प्लस वी स्क्वायर। सेम तरीके से अगर मैं यहां देखूं तो v माइनस के v बराबर माइनस के वाई और 1/x² प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं u² प्लस वी स्क्वायर। तो मेरे पास जो y की वैल्यू आई वो आ गई माइनस के v/u² प्लस वी स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इन वैल्यूज को मैं रखूंगा इसमें, तो यहां से मैं देखो x² प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/u² प्लस वी स्क्वायर। और इन वैल्यूज को मैं कहां पुट करूंगा, इस कर्व के अंदर पुट करूंगा। तो इस कर्व के अंदर देखो मैं पुट करता हूं, ये इस कर्व के अंदर मैंने पुट किया तो a x² प्लस वाई स्क्वायर की जगह लिखूंगा 1/u² प्लस वी स्क्वायर प्लस 2b की जगह 2b और x की जगह पुट करूंगा u/u² प्लस वी स्क्वायर प्लस 2c और y की जगह मैं पुट करूंगा माइनस के v/u² प्लस वी स्क्वायर प्लस d इक्वल टू 0। इसको मैंने आगे सॉल्व किया तो u² v² से मैंने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया a प्लस 2bu प्लस सॉरी यहां माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया 2cv प्लस d इंटू u² प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूं d इंटू u² प्लस वी स्क्वायर प्लस 2bu माइनस 2cv प्लस a इक्वल टू 0। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, u और v में एक रिलेशन है, और ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है इन यूवी प्लेन, है ना। सपोज करो अगर ये सर्किल होता जो ओरिजिन से पास होता, ओरिजिन से पास होता तो d की वैल्यू कितनी हो जाती, 0, और d की वैल्यू 0 होते ये किसके बराबर हो जाता, 0 के बराबर। तो ये क्या बन जाती, स्ट्रेट लाइन। तो कोई भी अगर सर्किल होता जो ओरिजिन से पास होता उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज बढ़ती वो क्या बढ़ जाती, फिर वो बढ़ जाती एक स्ट्रेट लाइन इन यूवी प्लेन। सपोज करो अगर यहां पे अगर a0 होता तो ये क्या बन जाती है, एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन a0 तो यहां पे ये 0 हो जाता, तो उसकी जो इमेज बनती वो क्या बनती, फिर एक सर्किल बनती। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे एक फंक्शन एक पॉइंट को मैप करवाता है, कैसे एक फंक्शन एक कर्व को मैप करवाता है। इसके बाद आगे देखें, मैपिंग ऑफ ए रीजन। फंक्शन हमारे पास वही था, है ना। मैपिंग ऑफ ए रीजन की बात करें भाई, इस रीजन को ये फंक्शन यूवी प्लेन में किस प्रकार मैप करवाएगा। तो हमने ये रिलेशन फाइंड कर लिए थे, वही फंक्शन हम ले रहे हैं fz बराबर 1/z। तो u प्लस वी स्क्वायर हमारे पास आ गया था 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, v की वैल्यू आ गई थी माइनस के y/x² प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से हमने देखो u² प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो वो आ गई माइनस के v/y। ठीक है, यहां हमने क्या कर दिया 1/x² प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाली, तो यहां से निकाली तो 1/x² प्लस वाई स्क्वायर ये किसके बराबर हो गया, माइनस के v/y, और उस वैल्यू को यहां रख दिया। ठीक है, तो u² प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के v/y। अब एक चीज देखें, हमारे पास जो v/y है और y की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1/d, तो y की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू v/1/d, और इसको माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस के v/y इज लेस देन इक्वल टू माइनस के v/1/d, तो d ऊपर चला गया। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इसकी जगह माइनस के v/y ये वाली वैल्यू रख दी, तो साइन क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, यहां से हो गया ये, तो u² प्लस वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू माइनस के v इंटू डी। अब इसको मैं इधर ले आया तो u² प्लस वी स्क्वायर प्लस v इंटू डी लेस देन इक्वल टू 0। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक क्लोज्ड डिस्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका सेंटर की बात करें तो सेंटर देखो u का कोएफिशिएंट कितना है 0, तो सेंटर का जो u कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा। v कोऑर्डिनेट की बात करें तो v का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे d
इसको आधा किया और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के डी बाई टू। इसका सेंटर क्या है 0 माइनस के डी बाई टू, और कोई कांस्टेंट टर्म बच नहीं रही है, तो ये कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। तो ये जो हमारे पास ये रीजन था वो किससे मैप हो गया, इस सर्किल पर स्थित पॉइंट और इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं उससे मैप हो गया। इस रीजन की जो मैपिंग बनी, इस रीजन की जो इमेज बनी यूवी प्लेन में, वो ये बन गई। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ये फंक्शन कैसे बिहेव करते हैं। आगे देखें, बाउंडेड फंक्शन, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम डी टू सी। इस फंक्शन को हम कहेंगे बाउंडेड फंक्शन अगर हमको एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर मिल जाए ताकि मॉड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी। ठीक है, क्या कह रहे हैं, किसी भी फंक्शन को जो डी से सी में डिफाइंड है उसको हम बाउंडेड फंक्शन कहेंगे कि अगर हमको ऐसा कोई पॉजिटिव नंबर मिल जाए कि ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि मॉड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी। अगर ऐसा हमको एम नहीं मिल पाता है इसका मतलब फंक्शन अनबाउंडेड है। जैसे हम एग्जांपल में बात करें, एक फंक्शन हम ले रहे हैं एफ विच इज डिफाइंड फ्रॉम सी टू सी, है ना, डिफाइंड बाय एफ जेड बराबर साइन ऑफ जेड, है ना। तो एफ जेड हमारे पास क्या है, साइन ऑफ जेड। जेड की जगह मैं रख देता हूं एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसको साइन ए साइन बी के फॉर्मूले से खोलता हूं, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसको हम लिखेंगे साइन ऑफ एक्स, और ध्यान रखना कॉस हाइपरबोलिक आयोटा एक्स, सॉरी कॉस आयोटा एक्स, इसकी वैल्यू होती है कॉस हाइपरबोलिक वाई के बराबर, और साइन आयोटा एक्स आ जाए तो इसकी वैल्यू होती है आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई के बराबर। तो यहां से यह हो गया मेरे पास साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स, आयोटा बाहर आ गया और ये बन गया साइन हाइपरबोलिक वाई। हमारे पास फंक्शन ये बन गया, है ना। अगर मैं x बराबर पाई बाय 2 ले लूं, है ना, x बराबर मैं क्या ले रहा हूं, पाई बाय 2 ले रहा हूं, तो x बराबर पाई बाय 2 लेने पर मेरा जो फंक्शन है एफ जेड वो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होगी 1, ये हो गया कॉस हाइपरबोलिक वाई, और यहां से कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू 0, तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया। इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y अपॉन 2। ठीक है, मैंने क्या किया, मेरे पास क्या था, इस फंक्शन का डोमेन था पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, है ना। ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। मैंने क्या किया, एक लाइन ली x बराबर पाई बाई 2, है ना। अगर इसी लाइन पर ये फंक्शन अनबाउंडेड हो गया तो हम कह देंगे कि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे भी क्या है, अनबाउंडेड है। x बराबर पाई बाई 2 लेने पर ये फंक्शन क्या बन गया, e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y अपॉन 2। अगर y को मैं टेंड करवाऊं इन्फिनिटी की तरफ, तो यहां से ये पॉइंट कहां चल जाए, ये फंक्शन कहां चल जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। देखो y अगर इन्फिनिटी तो e की पावर इन्फिनिटी प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी तो कितना हो गया 0, e की पावर इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी को 2 से डिवाइड करें तो भी क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो इस प्लेन पर अगर मैं ऊपर बढ़ते जाऊंगा, y की वैल्यू में बढ़ाते जाऊंगा, x की वैल्यू तो पाई बाई 2 है, y की वैल्यू में बढ़ाते जाऊंगा, जैसे जैसे y बढ़ेगा वैसे वैसे एफ जेड बढ़ेगा, और y अगर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो फंक्शन भी कहां टेंड कर जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, अनबाउंडेड है, बाउंडेड नहीं है। इसके बाद देखें एफ जेड बराबर e की पावर z, और हम इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम सी टू सी, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट। तो एफ जेड की बात करें तो इसको मैं लिख सकता हूं e, z की जगह लिखूंगा x प्लस आयोटा y। तो ये हमारे पास क्या बन गया, e की पावर x इंटू e की पावर आयोटा y। अगर मैं मॉड ऑफ एफ जेड की बात करूं तो मॉड ऑफ एफ जेड बनेगा e की पावर x इंटू e की पावर आयोटा y का मॉड। इसको मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ e की पावर x
और ये हो गया मॉड ऑफ ई की पावर आयोटा वाई, और ये कितना होता है मॉड ऑफ ई की पावर आयोटा वाई, ये 1 होता है। कैसे? क्योंकि ई की पावर आयोटा वाई इसको मैं लिखता हूं कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई प्लस आयोटा साइन वाई, और जब इसका मॉडुलस निकालेंगे वो क्या आएगा कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा अपन, तो यहां से मेरे पास ये कितना आ गया मॉड ऑफ ई की पावर एक्स, और यह कहां टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ, एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। कहने का मतलब अगर हम पूरे एक्स एक्सिस पे ही चल लें, है ना, एक्स की वैल्यू अगर हम इन्फिनिटी की तरफ ले जाएं तो फंक्शन कहां जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, इसका मतलब ये फंक्शन भी क्या है अनबाउंडेड है। इसके बाद आगे देखें, नीचे बढ़ा, एक फंक्शन हमने डिफाइन किया एफ फ्रॉम डी टू सी, है ना, डी टू सी हमने डिफाइन किया है, और एफ जेड बराबर है ई की पावर जेड, और हमारे पास जो डी है उसके अंदर आ रहे हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनके लिए एक्स क्या है कांस्टेंट है, एक्स बराबर ए है, ये हम डोमेन लेके चल रहे हैं, है ना। अब इस फंक्शन की बात करें तो मॉड ऑफ एफ जेड ये कितना आएगा मॉड ऑफ ई की पावर जेड, और जेड मैं कहां से ले रहा हूं डी के अंदर से, जेड अगर मैं डी के अंदर से ले रहा हूं तो ये बनेगा ए प्लस आयोटा वाई, क्योंकि जेड हमारे पास क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, और डी के अंदर जो भी जेड आ रहा है उसमें रियल पार्ट एक्स किसके बराबर है ए के बराबर, तो ये हो गया। इसको मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ ई की पावर ए इंटू मॉड ऑफ आयोटा वाई, ई की पावर आयोटा वाई, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1, ये कितना बढ़ गया ई की पावर ए, और मॉड ऑफ ई की पावर ए, और ई की पावर ए पॉजिटिव होता है ई की पावर ए, इसको मैंने क्या कह दिया एम। ये फंक्शन क्या हो गया बाउंडेड, क्योंकि बाउंडेड होने के लिए क्या होता है कि कोई आपको पॉजिटिव रियल नंबर मिल जाए एम, ताकि मॉड ऑफ एफ जेड किससे लेस देन इक्वल टू एम, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, तो यहाँ पे जो मॉड ऑफ एफ जेड है वो किसके बराबर आ गया ई की पावर ए, इसी को हमने एम कह दिया, ये फंक्शन क्या हो गया बाउंडेड हो गया। मान लीजिए φ1 एक फंक्शन है फ्रॉम सेट S टू R, और φ2 एक फंक्शन है फ्रॉम S टू R, और जो S है वो सबसेट है R स्क्वायर का, तब हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं एफ जेड फाई ऑफ x1 φ1 ऑफ xy प्लस आयोटा φ2 ऑफ xy ऑन d, इसका डोमेन क्या होगा d, इसके अंदर आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, अगर x, y s के अंदर आ रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे वो किसके अंदर आ रहे हैं डी के अंदर। पहले हम क्या कर रहे थे फंक्शन एफ जेड था और जेड की जगह हम पुट कर रहे थे एक्स प्लस आयोटा वाई, तो वहां से हमको मिल रहा था यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। यहां हमने क्या कर दिया, दो फंक्शन है φ1 एक्स वाई और φ2 एक्स वाई, जो डिफाइंड है किस पर सेट एस पर, और सेट एस है उसके अंदर आ रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर, और ये सबसेट है किसका आर स्क्वायर का। तो हम क्या कर सकते हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड, और वो कैसे φ1 एक्स वाई प्लस आयोटा φ2 एक्स वाई, और इसका जो डोमेन क्या होगा इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे उसका सेट कि x, y कहां आना चाहिए s के अंदर। तो इस प्रकार भी हम पहले हम क्या कर रहे थे फंक्शन दे रखा था तो उसकी हेल्प से u x y और v x y डिफाइन कर रहे थे। अब देखो एक तरीके से ऐसे मान लो कि u x y दे रखा है और v x y दे रखा है, इन दोनों की हेल्प से हमने क्या कर लिया फंक्शन डिफाइन कर दिया। तो ऐसे भी हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन बना सकते हैं। इसके बाद देखते हैं लिमिट ऑफ एफ फंक्शन। मान लीजिए एक फंक्शन है एफ जो डी से सी में डिफाइंड है और z नॉट डी प्राइम का एलिमेंट है। डी प्राइम मतलब सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ डी, तो कहने का मतलब z डॉट डी का कोई लिमिट पॉइंट है और l कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तब हम कहते हैं कि z टेंड्स टू z नॉट पर एफ जेड एल की तरफ टेंड करेगा। कहें कि z नॉट पर एफ जेड की लिमिट l होगी इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉडुलस ऑफ एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल z बिलोंग्स टू 0 ग्रेटर देन
जीरो लेस देन मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा इन टी। इस चीज को समझे, जैसे कोई भी फंक्शन है ना एफ जेड नॉट पे हम इसकी लिमिट देखना चाहें, तो कोई भी अगर मैं एप्सिलॉन ले रहा हूं ग्रेटर देन जीरो, तो उसके लिए मेरे को एक डेल्टा ग्रेटर देन जीरो मिलना चाहिए, ताकि मैं जेड नॉट को सेंटर बना के एक ओपन डिस्क बनाऊं जिसकी रेडियस क्या हो डेल्टा। ओपन डिस्क का मतलब केवल इनसाइड वाले पॉइंट लेने हैं, और उन पॉइंट में देखो ये ओपन डिस्क मैंने बना दी लेस देन डेल्टा और विच इज ग्रेटर देन जीरो। कहने का मतलब जेड को जेड नॉट के बराबर भी नहीं लेना, तो हमको ये पॉइंट नहीं लेना। इसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं उन पॉइंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तब हम कहते हैं इस फंक्शन की जो लिमिट है जब जेड जेड नॉट पे टेंड करेगा वो एल हो जाएगी। वैसे ये डेफिनेशन यहाँ इतनी यूजफुल नहीं है, रियल एनालिसिस जब हम पढ़ते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसके अल्टरनेटिव डेफिनेशंस हैं वो ज्यादा यूजफुल हैं, तो उन डेफिनेशंस को हम देखते हैं। लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम डी टू सी, और जब हम एफ जेड में जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई रखते हैं तो ये फंक्शन बढ़ जाता है एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, और जेड नॉट डी प्राइम का एलिमेंट है। तब हम कहेंगे कि लिमिट एफ जेड एग्जिस्ट, है ना, लिमिट z tends to z naught f z exist if and only if limit x y tends to x naught y naught u x y and limit x y tends to x naught y naught v x y exist। कहने का मतलब z जब z naught पे टेंड करे तो इस फंक्शन की जो लिमिट वो एग्जिस्ट करेगी इफ एंड ओनली इफ जब u x y की लिमिट एग्जिस्ट करे और v x y की लिमिट एग्जिस्ट करे, क्योंकि z नॉट हमारे पास क्या है x नॉट प्लस आयोटा y नॉट, इसको हम लिख सकते हैं x नॉट y नॉट। तो जब x नॉट y नॉट पे टेंड करे तब u x y की लिमिट, और x y जब x नॉट y नॉट पे टेंड करे तब v x y की लिमिट, अगर ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं तब हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, और इसकी जो लिमिट है उसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, लिमिट ऑफ u x y प्लस आयोटा लिमिट ऑफ v x y। ठीक है, आगे ध्यान दें कि अगर f x y जीरो की तरफ टेंड करे और gxy बाउंडेड हो तब fxy इंटू gxy ये कहां टेंड करेगा, जीरो की तरफ टेंड करेगा। काफी इंपॉर्टेंट नोट है, इस डेफिनेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल हम कर रहे हैं। जैसे fz हमारे पास है xy sin 1/y प्लस आयोटा y sin 1/y, और ये डिफाइंड है इस प्रकार की x डॉट y नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। हमको चेक करना है कि z नॉट पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। कब एग्जिस्ट करेगी, तब u x y और v x y दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो u x y हमारे पास क्या है x y इंटू साइन 1/y, और v x y की बात करूं तो v x y है हमारे पास y इंटू साइन 1/y। अब मैं देख रहा हूं लिमिट x y टेंड्स टू x नॉट y नॉट आता है, यहां पर हमारे पास z नॉट की जगह क्या दे रखा है जीरो प्लस आयोटा जीरो, तो x y किसकी तरफ टेंड करेगा जीरो जीरो की तरफ, और u x y हमने ये रैंक लिख दिया बराबर लिमिट x y टेंड्स टू जीरो जीरो, और यहां हमने वैल्यू रख दी u x y की x इंटू वाई इंटू साइन 1/y। अब अगर मैं इस फंक्शन को देखूं जब x और y जीरो की तरफ टेंड करेंगे तो x इंटू वाई भी कहां टेंड करेगा जीरो की तरफ, तो ये फंक्शन कहां टेंड कर रहा है जीरो की तरफ। और इस फंक्शन की बात करूं तो इस फंक्शन की वैल्यू साइन 1/y इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये फंक्शन बाउंडेड है, तो हमने पीछे वाला जो नोट पढ़ा था ना कि ये फंक्शन जीरो की तरफ टेंड करे और दूसरा फंक्शन बाउंडेड हो, तो ये कहां टेंड कर जाएंगे जीरो की तरफ टेंड कर जाएंगे। तो यहां से हमारे पास देखो ये फंक्शन तो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, ये बाउंडेड है, तो ये कहां टेंड कर गया जीरो की तरफ टेंड कर गया। इसके बाद देखिए अगला vxy की लिमिट देखते हैं, लिमिट xy टेंड्स टू जीरो जीरो vxy, और vxy की जगह vxy की वैल्यू रखी लिमिट xy टेंड्स टू जीरो जीरो, और vxy की वैल्यू है y इंटू साइन 1/y। तो
यहां भी देखो जब एक्स वाई 0 0 की तरफ टेंड करेगा तो ये कहां टेंड कर जाएगा 0 की तरफ, और ये बाउंडेड फंक्शन होता ही है, ये टोटल कहां टेंड करेगा 0 की तरफ टेंड कर गया। तो ये फंक्शन कहां टेंड करता है 0 की तरफ, और vxy कहां टेंड करता है 0 की तरफ। कहने का मतलब uxy और vxy दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हम कहेंगे कि इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, और इसकी लिमिट किसके बराबर होगी, लिमिट ऑफ xy टेंड्स टू 0 0 uxy प्लस आयोटा लिमिट ऑफ xy टेंड्स टू 0 लिमिट ऑफ y sin 1/y। और इसको हमने सॉल्व करके देख लिया कि जो uxy है वो कहां टेंड करता है 0 की तरफ टेंड करता है, प्लस आयोटा ये भी कहां टेंड करता है 0 की तरफ। तो इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी 0, या कहें 0 प्लस आयोटा इंटू 0। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। कब, तब देखो फंक्शन को हमने लिख रखा है एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर यू एक्स वाई और वी एक्स वाई दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करे, और इसके बाद इनकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, तो इसकी लिमिट हम कैसे निकालेंगे, लिमिट ऑफ यू एक्स वाई प्लस आयोटा इंटू लिमिट ऑफ वी एक्स वाई। इसके बाद आगे देखें, और दूसरी डेफिनेशन है, अल्टरनेटिव डेफिनेशन है 3-4 काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि हर डेफिनेशन को हर जगह अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं कुछ अल्टरनेटिव डेफिनेशंस पढ़ते हैं जो जल्दी एप्लीकेबल, उसको हम जल्दी लगा देते हैं। तो यहां देखते हैं लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड बराबर l इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच पेयर zn and tn of sequences where zn and tn belongs to d minus z0 with zn tn tends to z0, we have limit zn tends to z0 f of z1 बराबर लिमिट tn tends to z0 f of tn tends to l, है ना। तो यहां पे क्या है कि हम कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इसकी वैल्यू l के बराबर होगी अगर हम कोई से भी दो पेयर ले सीक्वेंस के जो कहां टेंड करें z0 पे टेंड करें, और सीक्वेंस की कोई भी टर्म z0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, है ना। और उसके बाद जब zn z0 पे टेंड करे तो f ऑफ z1 ये भी l पे टेंड करना चाहिए और f ऑफ tn ये भी l पे टेंड करना चाहिए। अदरवाइज अगर ये अलग अलग पॉइंट पे टेंड कर गए तो हम कह देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, फॉर ईच पेयर ऑफ टू सीक्वेंसेस zn tn दोनों कहां कन्वर्ट कर रहे हैं z0 पे कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बाद ये लिमिट भी कहां टेंड कर जाए, दोनों l पे टेंड कर जाए, तब हम कहते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। कहने का मतलब अगर हमको एक ऐसा पेयर्स ऑफ सीक्वेंस मिल गए कि दोनों z0 पे टेंड करते हैं लेकिन f ऑफ z1 f ऑफ zn और f ऑफ tn ये दोनों अगर अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ट कर जाएं तो हम कह देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, फॉर ईच पेयर ऑफ टू सीक्वेंसेस व्हिच कन्वर्ट्स टू z0 f ऑफ zn एंड f ऑफ tn दोनों कहां कन्वर्ट करनी चाहिए, l पे कन्वर्ट करनी चाहिए। जैसे ये एग्जांपल हम समझ रहे हैं, डिस्कस लिमिट z टेंड्स टू 0 e की पावर -1/z²। हम एक सीक्वेंस ले रहे हैं zn, ये हमने लिया 1/n, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, z0 की जगह क्या ले रखा है 0। अब मैंने एक सीक्वेंस लिया x एक्सिस पर और वो सीक्वेंस क्या है 1/n, तो ये कहां टेंड कर रहा है 0 की तरफ। जब n इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो zn कहां टेंड कर रहा है 0 की तरफ टेंड कर रहा है। और एक दूसरा सीक्वेंस लिया tn, वो लिया मैंने i/n, ये कहां लिया इमेजिनरी एक्सिस पे, बोले तो y एक्सिस पे i/n। जब n 0 की तरफ टेंड करेगा तो ये कहां टेंड करेगा, n इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो i/n कहां टेंड करेगा 0 की तरफ। कहने का मतलब सीक्वेंस tn भी कहां टेंड कर रहा है 0 की तरफ टेंड कर रहा है। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग हम देखें, f ऑफ zn, तो फंक्शन हमारे पास क्या है माइनस e की पावर माइनस, यहां zn आएगा, सॉरी अब हमारे पास सीक्वेंस है zn बराबर 1/n, है ना। अब मैं क्या करता हूं f ऑफ zn बोले तो f ऑफ 1/n, तो यहां हमारे पास हो गया e माइनस
जेड की जगह रखूंगा 1/n, तो 1/n का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया e की पावर माइनस n स्क्वायर। जब n इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ये कहां टेंड करेगा, जीरो की तरफ टेंड करेगा। अगर इस सीक्वेंस की कॉरस्पॉन्डिंग हम बात करें तो हम निकालेंगे यहां f ऑफ tn, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास e माइनस 1/tn का स्क्वायर, e माइनस tn का स्क्वायर बोले तो आयोटा अपॉन n का स्क्वायर, और इसी को हम आगे सॉल्व करें, ये बन गया e की पावर n स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और आयोटा का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो e की पावर n स्क्वायर, ये कहां टेंड करेगा, इन्फिनिटी पर। जब n कहां टेंड करे, इन्फिनिटी पे टेंड करे। तो यहां देखें कि ये दोनों सीक्वेंस लिए थे zn और tn, दोनों कहां कन्वर्ट्स कर रहे थे, जीरो पे कन्वर्ट्स कर रहे थे। लेकिन f ऑफ zn तो जीरो पे टेंड कर रहा है और f ऑफ tn इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था, दोनों सेम पॉइंट पे कन्वर्ट्स करने चाहिए थे, तभी हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों डिफरेंट जगह कन्वर्ट्स कर गए, ये तो जीरो पे कन्वर्ट्स कर रहा है, ये इन्फिनिटी पे कन्वर्ट्स कर रहा है, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और एक डेफिनेशन और है, z बराबर आर ई की पावर आयोटा थीटा, आप रख लें, ये मोस्ट यूजफुल है जब z कहां टेंड करे, जीरो पर। कहने का मतलब जब जीरो पे आपको लिमिट निकालनी हो ना, तब आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। जैसे फंक्शन है हमारे पास एफ जेड बराबर ई की पावर माइनस 1/z स्क्वायर, पीछे वाला, और हमको वैल्यू निकालनी थी लिमिट z टेंड्स टू 0 ई की पावर माइनस 1/z स्क्वायर। तो z की जगह हम क्या पुट करेंगे, आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो यहां से ये क्या हो गया, लिमिट, अब देखो अगर z जीरो की तरफ टेंड करेगा तो ये कहां टेंड करेगा, जीरो की तरफ, ये तो जीरो की तरफ जाएगा नहीं, तो r कहां टेंड करेगा, जीरो की तरफ, तो लिमिट हो जाएगी r टेंड्स टू 0 e माइनस 1/, और यहां पे z की जगह हम क्या रखेंगे, r e की पावर आयोटा थीटा, ये हो गया r स्क्वायर, और ये हो गया e की पावर 2 आयोटा थीटा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, दो पाथ लेंगे, दो पाथ ले लेते हैं। एक तो हम लेते हैं थीटा बराबर 0, जब थीटा बराबर 0 होगा, थीटा बराबर 0, तो ये e की पावर 2 आयोटा थीटा, ये कितना हो जाएगा 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लिमिट हो जाएगी। अगर हम पाथ लें थीटा बराबर, थीटा नेक्स्ट टू 0 है ना, ये थीटा बराबर 0 वाला हम पाथ ले रहे हैं, ये वाला, तो यहां से क्या आ जाएगा, लिमिट r टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस के 1/r स्क्वायर, क्योंकि यहां थीटा बराबर 0 रखा तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। जब r 0 की तरफ टेंड करेगा तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस के इन्फिनिटी, दैट विल बी 0। अब मैं एक दूसरा पाथ लेता हूं, थीटा बराबर π/2, तो थीटा बराबर π/2 मैंने लिया, तो यहां से मेरे पास क्या बन गया, ये लिमिट हो जाएगी मेरे पास, यहां से लिमिट r टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस 1/r स्क्वायर, और यहां थीटा की जगह π/2 रखा, ये बन गया e की पावर पाई इंटू आयोटा, और ये कितनी होती है इसकी वैल्यू, माइनस के 1, तो हमारे पास ये कितना बन गया है, e की पावर 1/r स्क्वायर, और लिमिट क्या है, r टेंड्स टू 0, तो ये कहां टेंड कर गया, इन्फिनिटी पे टेंड कर गया। तो यहां भी अलग अलग पाथ देने पर लिमिट क्या आ गई, अलग अलग आ गई, तो हम कह देंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जनरल हम देख लें, लिमिट z टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस 1/z की पावर n, ये एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे आपसे पूछ ले e की पावर माइनस 1/z क्यूब, ये भी टेंड नहीं करेगी, e की पावर माइनस 1/z की पावर 4, लिमिट z टेंड्स टू 0, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। हाँ, ये आप ध्यान रखें। इसके बाद ये लास्ट डेफिनेशन है फंक्शन लिमिट की, लिमिट z टेंड्स टू z0 f z, इसकी हम बात कर रहे हैं। गामा हम कोई कर्व ले रहे हैं, y बराबर फाई ऑफ x, बी एनी कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट x0 y0, जिस पॉइंट पर हम लिमिट निकालना चाह रहे हैं, है ना, x0 y0, उस पॉइंट से पास होने वाला हमने कोई कर्व लिया,
तब हम कहेंगे कि लिमिट z टेंड्स टू z डॉट एफ जेड ये एग्जिस्ट करेगी इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंड्स टू x नॉट f ऑफ x प्लस आयोटा, और यहां हमने z की जगह क्या लिखते हैं x प्लस आयोटा भाई, तो x की जगह तो हमने x रहने दिया, आयोटा की जगह आयोटा, और y की जगह हमने क्या लिख दिया फाई ऑफ x, ये एग्जिस्ट करे फॉर ऑल गामा। कहने का मतलब ये हर एक कर्व के लिए जो x नॉट y नॉट से पास हो रहा है उसके लिए एग्जिस्ट करनी चाहिए। कहने का मतलब लिमिट अलोंग एवरी पाथ इज सेम, कहने का मतलब पाथ चेंज करने पर लिमिट चेंज नहीं होनी चाहिए, हर पाथ के अलोंग लिमिट सेम आनी चाहिए। अगर मेरे को दो ऐसे पाथ मिल गए जिनके अलोंग अलग अलग लिमिट आ रही है तो मैं कह दूंगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, हर एक पाथ के अलोंग लिमिट सेम आनी चाहिए। इसे एग्जांपल से हम समझते हैं। फाइंड द लिमिट ऑफ एफ जेड बराबर 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ जेड मॉड ऑफ जेड एट जेड बराबर 0। तो पहला हम क्वेश्चन करते हैं, लिमिट z टेंड्स टू 0 एफ जेड। तो मेरे पास होगी लिमिट z टेंड्स टू 0 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ z अपॉन मॉड ऑफ z। तो लिमिट z को मैं लिखूंगा x प्लस आयोटा वाई, है ना। तो यहां से अगर ये 0 की तरफ टेंड करता है इसका मतलब x कोमा y ये कहां टेंड करेगा 0 0 की तरफ, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं 0 प्लस आयोटा इंटू 0। तो x कहां टेंड कर रहा है 0 की तरफ और y कहां टेंड कर रहा है 0 की तरफ। तो x कोमा y ये कहां टेंड करेगा 0 0 की तरफ। तो x कोमा y ये कहां टेंड कर रहा है 0 0 की तरफ। 2 रियल पार्ट ऑफ z की बात करूं तो रियल पार्ट ऑफ z कितना होता है x, और मॉडुलस ऑफ z की बात करूं तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा कोई भी एक पाथ दूंगा जो यहां से ओरिजिन से पास हो और उसके अलोंग मैं लिमिट निकालने की कोशिश करूंगा। अब मैं क्या करता हूं, टेकिंग पाथ, मैं एक स्ट्रेट लाइन लेता हूं टेकिंग पाथ, और वो पाथ ऐसा लेना है कि जिस पॉइंट पे लिमिट निकालनी है वो पाथ या कहें वो कर्व इस पॉइंट से पास होना चाहिए। तो y बराबर mx, तो ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली और डेफिनेटली ये ओरिजिन से पास होगी, 0 बराबर 0 सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजिन को। तो मैंने ये पाथ ले लिया, तो यहां से लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि जब y की जगह mx लिखेंगे तो पूरी टर्म x में आ जाएंगी, तो लिमिट केवल x की हम यूज करेंगे। x टेंड्स टू 0 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और इसी को मैंने आगे देखा लिमिट x टेंड्स टू 0 2 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, और ये किस पे डिपेंड कर गई m पे डिपेंड कर गई, क्योंकि अगर मैं लाइन लेता y बराबर x तो यही लिमिट मेरे पास, देखो ये लिमिट अगर इसको आगे मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगी 1 प्लस m स्क्वायर। तो अगर मैं लाइन लेता y बराबर x, ये भी ओरिजिन से पास होती है तो ये लिमिट हो जाती है 2 अपॉन रूट 2। अगर मैं लाइन लेता y बराबर 2x तो यही लिमिट हो जाती है मेरे पास 2 अपॉन रूट 5। तो ये लिमिट किस पे डिपेंड कर गई, पाथ पे डिपेंड कर गई। कहने का मतलब डिफरेंट पाथ लेने पर लिमिट डिफरेंट आ रही है, इसका मतलब दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसके बाद दूसरा देखो क्वेश्चन, दूसरी लिमिट की बात करें, लिमिट सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं z टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ z अपॉन z। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा लिमिट x कॉमा y टेंड्स टू 0 0 मॉड ऑफ z मतलब x माइनस आयोटा y, और नीचे क्या रहा है z x प्लस आयोटा y। मैं यहाँ क्या लूंगा, एक पाथ लूंगा जो कहां से पास होना चाहिए ओरिजिन से, तो मैंने ले लिया पाथ, टेकिंग पाथ y बराबर mx, एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होती है और जिसकी जो स्लोप है वो कितनी है m है, ये पाथ लिया। तो जब y की जगह mx पुट करूंगा तो पूरी टर्म x में आ जाएंगी, तो लिमिट केवल x की यूज करेंगे, x टेंड्स टू 0 x माइनस आयोटा mx अपॉन x प्लस आयोटा mx, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, x ऊपर से कॉमन लिया, x नीचे से कॉमन लिया, कैंसिल हो गया। तो
मेरे पास जो लिमिट आ गई 1 माइनस आयोटा एम अपॉन 1 प्लस आयोटा एम। ये लिमिट किस पे डिपेंड कर गई? एम पे डिपेंड कर गई। कहने का मतलब अगर मैं पाथ चेंज करूंगा तो लिमिट भी चेंज हो रही है, इसका मतलब ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती। और एक चीज आप ध्यान रखें, हमारी लिस्ट ए, लिस्ट बी और लिस्ट सी, उनमें से कोई फंक्शंस हैं और आप लिमिट लगा रहे हैं और 0/0 फॉर्म आ जाए या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए तो आप लॉपिटल लॉ यूज कर सकते हैं। तो यहां भी वही करेंगे। तो इस अगले वाले क्वेश्चन में हम कर रहे हैं लिमिट z टेंड्स टू 0 z माइनस साइन ऑफ z अपॉन z क्यूब। ये कब करना है? जब हमारे फंक्शंस किसमें से आ रहे हो, हमारी जो 3 लिस्ट से हैं, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, उनमें से आ रहे हो, साथ में 0/0 फॉर्म बन रही हो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही हो, तो उस कंडीशन में आप लॉपिटल लॉ यूज कर सकते हैं। जब z बराबर 0 लिखूंगा तो 0/0 फॉर्म बन रही है, तो मैं लॉपिटल लॉ यूज करूंगा। तो लिमिट z टेंड्स टू 0, z के रेस्पेक्ट में ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया तो 1 माइनस कॉस ऑफ z और नीचे आ गया 3z²। फिर मैंने क्या किया, z बराबर 0 रखा तो वही 0/0 फॉर्म आ रही है, तो फिर मैंने क्या कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो 1 का तो 0 माइनस कॉस ऑफ z का हो गया माइनस की साइन ऑफ z और नीचे कितना आ गया 6z। तो मेरे पास हो गया लिमिट z टेंड्स टू 0 साइन z अपॉन z और 1/6 को तो मैं बाहर ले सकता हूं क्योंकि z पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, 1/6। और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, या चाहे तो दोबारा डिफरेंशिएट कर दें, ये हो गया 1/6 और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 बराबर 1/6। तो इसकी लिमिट कितनी होगी 1/6। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। अगले लेक्चर में हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।